नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण किया जाएगा जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें अब पुलिस के हाथ कौन से सबूत लगे हैं और इन सबूतों का कनेक्शन किसके साथ निकला है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की होगी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ा झटका दिया है और उन्हें अब इस झटके के बाद और तिहाड़ में ही रहना होगा। कितने दिन और केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ हम हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करेंगे और बताएंगे कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है और अगर दुष्यंत चौटाला ने भ्रष्टाचार किया है तो सरकार उसको लेकर क्या कार्रवाई कर सकती है। बिग न्यूज़ बिग शो में आज बात कांग्रेस की फर्जी लिस्ट की होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक फर्जी लिस्ट कल मीडिया में सोशल मीडिया में चल रही थी। उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा और कांग्रेस जो लगातार उम्मीदवारों को ऐलान को लेकर जो देरी कर रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर क्या तंज कस रही है और कांग्रेस का उस पर क्या जवाब है, ये भी विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरीके से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैसे उनका साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे कि अनिल विज भी अब चुनाव प्रचार के लिए शॉप टू शॉप क्यों जा रहे हैं और किसके लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या इन धुरंधरों का प्रचार भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा सच कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में फिर रैली की। नरेंद्र मोदी की जो टोंक रैली थी, जनसभा को जहां पर संबोधित कर रहे थे, इस रैली से अब चुनाव प्रचार में हनुमान चालीसा और रामनवमी की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर क्या कह रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अब जो पक्ष है और विपक्ष है वो क्या क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, जानते हैं बिग न्यूज़ बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के मतदान से पहले राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस आपके घर का सर्वे करवाएगी और जिसके पास एक से ज्यादा घर होगा उसका छीन लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या?
ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तल्खवार करते हुए कहा कि कांग्रेस SC/ST का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि वो कभी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। काबिले गौर है कि राजस्थान की 13 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के हरीश मीणा के बीच है। जौनपुरिया इस सीट पर 2 बार से सांसद हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार, और इसी नारे को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई कोई कोर कसर नहीं छोड़ देना चाहती। प्रचार की कमान नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग लोकसभाओं में जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो खुद भी करनाल से उम्मीदवार हैं। जो दिग्गज नेता हैं वो भी डोर टू डोर जाकर, शॉप टू शॉप जाकर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी नब्ज टटोलने में जुटे हैं। आज इसी कड़ी में अनिल विज भी शॉप टू शॉप प्रचार करते नजर आए। उन्होंने बंटू कटारिया के पक्ष में दुकानदारों से, लोगों से वोट मांगा। अब ये जो प्रचार है कितना सार्थक रहा, कैसा इसको रिस्पांस मिला, जब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं तो जनता से उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, देखते हैं ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों का जोर जारी है। प्रदेश में रैलियों की गूंज से जीत की हुंकार भरी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली है। इस कड़ी में नारनौल में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि 60 साल के शासन के बाद भी गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है। एक बात को बोलते हैं, वो नहीं करके बोलते हैं, भाई हमें वोट दे, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल, 60 साल तक शासन किया है, और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और भाइयों, आइए हम सब मिलकर के भाइयों एक वोट यहाँ से कमल के बटन के ऊपर दबाएं। नारनौल के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दावा किया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के अब युवाओं को नौकरी मिल रही है।
इससे जो कार्य 10 वर्षों में हुए हैं उनके बारे में बहुत ही डीपली जाकर के चर्चा की है। आज देश का हर नागरिक इस बात की चर्चा करता है कि 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। देश एक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है। देश के अंदर जो मूलभूत समस्याओं का अभाव था, इन 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं को गति से लोगों के हितों के लिए उनके ऊपर काम किया है और उसका परिणाम ये है कि आज देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आज गांव का विकास हुआ है, आज नगर मार्ग का विकास हुआ है। हर जगह अगर हम देखें देश के अंदर एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर नजर आया है। करनाल में पूर्व सीएम और लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल ने कर्ण कमल में लोकसभा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और मिशन 2024 को लेकर मंथन किया। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल पूरे हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं अंबाला में पूर्व मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए शॉप टू शॉप कार्यक्रम की शुरुआत की और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। देखिए, चुनाव अभियान हमारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। जो कुछ मोदी जी ने किया है इस देश के लिए और जो वो करने का सोच रहे हैं, हम उससे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। कुल मिलाकर हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दल प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, तो वहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। कौन बनेगा उम्मीदवार, इसका इंतजार कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी है, मीडिया को भी है और जनता को भी है। कांग्रेस की इस लेट लतीफे पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी लेने से परहेज नहीं कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रही है। इसी बीच लिस्ट को लेकर कांग्रेस का जो असमंजस है वो क्या है, क्योंकि एक फर्जी लिस्ट ने कल मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचाया, लेकिन बाद में खुद कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान को इस मसले पर सफाई देनी पड़ी। क्या है इस फर्जी लिस्ट का मामला, कौन लोग थे जिन्होंने ये फर्जी लिस्ट चलाई, और अगर कांग्रेस की आला कमान को या कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका पता चलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो क्या मन बना रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं कि अपने आप को मजबूत बनाया जाए। इसी के चलते अब अलग अलग जगह जाकर नेता कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर रणनीति तैयार कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट के इंतजार की इंतहा हो चुकी है। लगातार कई दौर की बैठकों के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। इसी को लेकर जब कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके नेताओं का व्यस्त शेड्यूल चल रहा है। तैयारी तो सब जगह ही ठीक है, कांग्रेस पार्टी की अच्छी तैयारी है सब जगह, और जैसे ही पार्टी का फैसला होगा सभी कैंडिडेट्स का तो और ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो कब तक उम्मीदें हैं टिकट डिक्लेयर हो जाए? जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता थोड़ा बिजी थे, बिजी चल रहे हैं, देश भर में कैंपेन हो रही है, तो जैसे ही जल्दी समय मिलेगा फैसला हो जाएगा। कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में पुराने कांग्रेसियों को टिकट दी जा रही है, इनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं है। सिर्फ वहाँ क्या, पूरे हरियाणा में आप देख रहे हो कि सारे पुराने कांग्रेसियों को ये टिकट दे रहे हैं, इनके पास अपना तो कोई नेतृत्व है नहीं, तो पुराने कांग्रेसियों को ले लेके जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था पार्टी में है। एक तरफ कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है तो वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फर्जी लिस्ट वायरल हो रही थी, जिसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने फेक बताया।
और कहा कि कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। वैसे एक लिस्ट वायरल हो रही है, फेक लिस्ट बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है वो। वैसे एक लिस्ट वायरल हो रही है, फेक लिस्ट बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है वो। इस सूची में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से फेक है और ये पता लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये षड्यंत्रकारी कौन है जिसने फेक लिस्ट जारी की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कांग्रेस की फर्जी सूची पर चुटकी ली। सुनिए जरा। धमाका क्या होगा, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने यहाँ घर में ठीक से सीटों को डिक्लेयर कर पाएँ और उनके घरों में अंदर क्या चल रहा है अंदाज़ा ही लगाए जा सकते हैं। वरना ये कोई बहुत आसान सामान्य बात नहीं है कि 1.5 महीने से वो तैयारी कर रहे हों। हमने 13 मार्च को और अपनी 6 सीटें घोषित कर दी, 4 सीटें बाद में भी 25 मार्च को हमने कर दी। महीने से ऊपर समय हमारी सीटों को हो गया और वो सीट यानी एक समझौते वाली सीट को तो वो कर पाए, इसके अलावा तो सीट की घोषित ही नहीं कर रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनके समस्याएं हैं, ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो बात साफ है, सियासी पारा हाई है। देखना ये होगा कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आती है और उसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हरियाणा में लोकसभा का चुनाव प्रसार जोरों पर है। इस बीच बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के ही विधायक रामकुमार गौतम ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और चुनाव का मौसम है तो ये जो आरोप हैं ये तूल पकड़ते जा रहे हैं। दादा ने दुष्यंत चौटाला पर जो आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश है और जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बार बार अलग अलग मंच से बताती है, गिनवाती है, अगर दुष्यंत चौटाला इन आरोपों में घिरते हैं, उन पर ये जो आरोप हैं साबित होते हैं, तो जो हरियाणा की सरकार है वो इस पर क्या कार्रवाई करेगी, विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दुष्यंत चौटाला पर अब घोटाले का साया छाया हुआ है। दुष्यंत चौटाला पर सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। दरअसल दुष्यंत चौटाला पर ये आरोप जेजेपी के विधायक राजकुमार गौतम ने हरियाणा के विधानसभा सत्र के दौरान लगाए थे, जिस पर अब फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला पर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला और हिसार एयरपोर्ट के लिए जमीन घोटाले के आरोप हैं। इन आरोपों पर दुष्यंत चौटाला की ओर से सफाई भी दी जा चुकी है। जेजेपी विधायकों के इतने बड़े आरोपों के बाद अब ये मामला और गर्मा गया है। राजकुमार गौतम के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मीडिया ने सवाल किए, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्शन की बात कही। नायब सिंह सैनी की ओर से साफ किया गया है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर सरकार जांच करेगी। जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है, उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। दुष्यंत पर लग रहे आरोपों पर अब दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला ने भी घोटाले के बड़े आरोप लगाए हैं। दुष्यंत चौटाला पर लगे आरोपों पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि घोटाले का जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बयानबाजी नहीं है, वो किसी एक स्थान के ऊपर ये विषय आया था, उन्हीं के पार्टी के कुछ सीनियर नेता ने कहा था
कि ऐसा हुआ है। अब उसके अंदर जो कुछ है वो भी सरकार में साझे थे। अगर वो किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो मैंने इतना ही कहा है कि अगर किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो उन सब की जानकारी ली जाएगी, और जानकारी ली जाएगी तो कोई दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी कोई भी मिल सकता है, और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का एक हमारा इकबाल है, और सरकार के इकबाल के नाते से हम हमेशा ये स्टैंड लेते रहे हैं कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 11 विभाग पिछले समय में रहे हैं, जिनको लेकर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि जेजेपी विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के बाद आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। कोर्ट ने उनको एक बार फिर झटका दिया है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। कितने दिन जेल में रहेंगे और कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। अरविंद केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पेश हुए थे। इससे पहले तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जेल में सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। इस बीच मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई। सोमवार शाम 7 बजे के बाद इंसुलिन की 2 खुराक दी गई। देखिए, पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में 1 हफ्ते तक बहस होती है, तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। काबिले गौर है कि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया था। अब उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दरअसल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली की आबकारी नीति, जिसमें कथित घोटाले की बात की जा रही है, उसके मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल, और इसलिए अभी जांच करनी है और इसलिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी की इस मांग को कोर्ट ने मंजूर करते हुए 7 मई तक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। यानी कि कम से कम फिलहाल अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कहीं से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। इससे पहले मंगलवार को ही सुबह
तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया, क्योंकि इंसुलिन इसलिए दिया गया, लगातार इंसुलिन को लेकर राजनीति हो रही थी। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और उनको जानबूझ के इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। मंगलवार सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया और उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से ही सोमवार को अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से सलाह के लिए भी मना कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि एम्स के डॉक्टर की टीम का बोर्ड जो है वो तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह देनी है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और अब बात करते हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान की। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, इस फायरिंग को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस पिस्टल को बरामद कर लिया है जिससे फायरिंग की गई थी। सलमान को धमकी देने में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था, उस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और कई बिंदुओं पर उसको सफलता मिली है। कौन आरोपी है इसमें, उसको किसने भेजा था और ये जो पूरा का पूरा मामला था, इसकी कड़ी किसके साथ जुड़ रही है, इसको सुलझाने में पुलिस लगभग कामयाब हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। इस ब्रांच की एक टीम ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार हैं जिसका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए किया गया था। हथियार को आगे के विश्लेषण के लिए FSL के बैलिस्टिक विभाग को भेजा जाएगा। दोनों शूटर्स विकी गुप्ता और सागर पाल के मुताबिक उन्होंने गोलीबारी को अंजाम देने के बाद हथियार और गोलियां सूरत में तापी नदी में फेंक दी थीं। चलिए आपको बताते हैं कि सूरत की तापी में क्राइम ब्रांच मुंबई के तलाशी अभियान के दौरान क्या क्या मिला। पिस्टल 2, मैगजीन 3, जिंदा कारतूस 13। अब आपको ये भी समझाते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल की सुबह 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने फायरिंग की थी। पुलिस ने IPC की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की थी। 16 अप्रैल को पश्चिमी कच्छ भुज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सलमान खान के घर पर गोली चलवाने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। जिस फेसबुक पोस्ट पर जिम्मेदारी ली गई थी उसका IP एड्रेस पुर्तगाल का था। चलिए आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की वजह भी समझाते हैं। बात साल 1998 की है। सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। 27-28 सितंबर की रात सलमान खान फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ शिकार पर निकले, जहां घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार हुआ। इसके बाद 1 अक्टूबर की रात जोधपुर के कंकाली गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया। जहां हिरणों का शिकार हुआ वहां गांव वालों ने एक जिप्सी घूमती देखी तो वहां दौड़ कर गए तो उन्हें जिप्सी भागती हुई दिखाई दी। गांव वालों ने जिप्सी में मौजूद लोगों के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चेहरा पहचान लिया। इसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। हालांकि उस वक्त वे छूट गए। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। न ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से कभी किसी तरह की रैंसम डिमांड की है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से एकमात्र दुश्मनी की वजह है काला हिरण, क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का इल्जाम है। काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत की हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना यह भी है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज की कुलदेवी के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें माफ कर देगा। बहरहाल अब पुलिस नदी में आरोपियों के फोन की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि फोन के जरिए कई बार आरोपियों के बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में और क्या नए मोड़ सामने आते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को फिलहाल विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।